अगर आप भी एनसीईटी आईटीपी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अपने सिलेबस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपका सिलेबस जो है वह आपके पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसा आपको ये पता है कि जो एनसीईटी का एग्जामिनेशन होता है उसमें टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं और इन 7 सब्जेक्ट में 2 आपको लैंग्वेज लेने पड़ते हैं। ये 2 लैंग्वेज आप कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं, इंग्लिश इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी हिंदी ले सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल रहें। मोस्टली जो है स्टूडेंट जो है वह इंग्लिश या हिंदी लेते हैं। अदर अदर स्टेट के जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग या फिर अपनी मदर टंग के अकॉर्डिंग जो है अपना लैंग्वेज चूज करते हैं। तो एक जो है जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है भाषा लेते हैं, लैंग्वेज लेते हैं, वह हिंदी और इंग्लिश। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे आपको मान लेते हैं कि हिंदी आपने चूज किया तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, 2 लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ता है। तो पहला जो लैंग्वेज होता है वह है भाषा हिंदी भाषा और साहित्य। ठीक है, साहित्य। अब ये देखिए ये पहला आपका है। ठीक है, ये क्या है आपका पहला हिंदी का है और दूसरा जो है वह है आपका हिंदी फॉर कम्युनिकेशन। यानी कि 2 लैंग्वेज लेने हैं, आप चाहें तो हिंदी भाषा और साहित्य ले सकते हैं और उसके साथ हिंदी फॉर कम्युनिकेशन ले सकते हैं, या अगर इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर उसके साथ इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ले सकते हैं। तो अगर आप भी हिंदी के साथ अपना एनसीईटी का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, अगर हिंदी के साथ आप तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वह रहेगा हिंदी फॉर कम्युनिकेशन। इसको हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो यह होता है संचार के लिए भाषा। ठीक है, संचार के लिए भाषा। संचार का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम कोई सरकारी ऑफिसर बन जाते हैं तो वहां पे देखते होंगे कि आप लोग का लेटर जारी किया जाता है, नोटिस जारी किया जाता है। तो उस नोटिस को कैसे जारी किया जाए, कि कहां पे आपका कौन सा टॉपिक होना चाहिए, ये पता कहां पे होना चाहिए, राइट लिखा होना चाहिए या लेफ्ट लिखा होना चाहिए, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से अखबार के बारे में देख लेते हैं तो अखबारों में किस प्रकार से जो है आर्टिकल छापे जाते हैं, या फिर अखबार में जो है आपके जो एजुकेशन आर्टिकल होते हैं उसमें किस प्रकार के कंटेंट होने चाहिए, ये सब कुछ जो है आपका जो हिंदी फॉर कम्युनिकेशन है यानी संचार के लिए भाषा है उसमें ये सब चीजें पढ़ेंगे। साथ ही साथ उसमें व्याकरण की भी बातें आप लोग को पढ़नी पड़ती है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में इसको हम लोग समझते हैं कि क्या इसका सिलेबस है। उससे पहले आपको बता दें यहाँ पर कि जो आपका संचार के लिए जो भाषा है आपका, इसमें आपके टोटल जो है वह 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 23 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अटेम्प्ट का मतलब उसे सॉल्व करना होता है और यहाँ पे आपका जो है 20 क्वेश्चन समझना होता है कि सॉल्व करना होता है। एक क्वेश्चन सही करने पे 4 नंबर मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत करने पे यानी एक प्रश्न गलत हो जाएगा आपका तो जो सही आपने प्रश्न किया होगा उसमें से 1 नंबर आपका कट कर लिया जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया। अब एक प्रश्न और होता है कि सर अगर मान लेते हैं कि हमने 23 प्रश्न और हमें 23 के 23 प्रश्न आ रहा है और हमने 23 के 23 प्रश्न हल कर लिया, तो आपने जो एक शुरुआत के 1 से लेकर के, ठीक है, शुरुआत के 1 से लेकर के 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया है उनको ही जो है आपका जांचा जाएगा। ठीक है, जो है आपका जांचा जाएगा और आगे की जो नीचे के 3 प्रश्न आप लोगों ने सॉल्व किया है उसे नहीं जांचा जाएगा। ये एनटीए का रूल है, ये मेरा रूल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है ना, चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं कि क्या आपका आगे चीजें होने वाला है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ऑफिशियल सिलेबस आपका, ठीक है, अब अगर आप देखेंगे एनटीए ने जो सिलेबस जारी किया गया है लैंग्वेज के लिए, अगर हम पर्टिकुलर बात करते हैं आप लोग का लैंग्वेज के लिए, ठीक है, तो एनटीए ने लैंग्वेज में चाहे आप कोई भी लैंग्वेज लीजिए, हिंदी लीजिए या इंग्लिश लीजिए या हिंदी फॉर कम्युनिकेशन लीजिए, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन लीजिए, उड़िया लीजिए या फिर कोई भी भाषा लीजिए, पंजाबी, सबके लिए सेम सिलेबस उसने जारी किया हुआ है। अब उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पेपर में वो सब चीजें पूछा जा रहा है, ये भी हम आगे आप लोग को बताएंगे, समझाएंगे। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ऑफिशियल सिलेबस के बारे में तो एनटीए बोला है कि क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन यानी कि जो लैंग्वेज आप ले रहे हैं 2 लैंग्वेज आपको चूज करना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। मे बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू, यानी एनटीए ने जो यहां पर सिलेबस दिया हुआ है लैंग्वेज के लिए वो तो रहेगा ही,
लेकिन उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, वो कहीं से भी पूछ सकता है आप लोगों को। ठीक है, जैसे ये आप पेपर जो देखेंगे अभी इसका पेपर देखेंगे आप, पिछले साल जो पेपर हुआ था 23-24 में लैंग्वेज फॉर हिंदी फॉर कम्युनिकेशन का, उसमें ऐसे ऐसे टॉपिक दिए हुए हैं जो कि एमए हिंदी के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। कुछ पंक्तियां पूछी गई हैं जो कि आप लोगों ने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। ठीक है, आगे हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा रहा है एनटीए, एनटीए कह रहा है कि हम लोग जो प्रश्न पूछेंगे वो अपठित गद्यांश रहेगा। क्या रहेगा? अपठित गद्यांश, यानी एक पैराग्राफ रहेगा, उस पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन रहेंगे, चाहे 3 क्वेश्चन हो या 4 क्वेश्चन हो, यानी 3 प्रश्न हो या 4 प्रश्न हो, इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। अब ये जो आपका पैराग्राफ होगा, अपठित गद्यांश होगा, वो आपका वास्तविक भी हो सकता है, आपका कथा के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, आपका साहित्य पे आधारित हो सकता है। वास्तविक पे एक बात याद आता है आप लोग का कि ना मैं आस्तिक हूं, ना मैं आस्तिक हूं, ना मैं नास्तिक हूं, मैं तो हूं वास्तविक। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि वास्तविक का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसी प्रकार से कथा, कथा का मतलब कुछ भी हो सकता है। किंवदंती आप लोग सुने होंगे कि आप लोग को जब दादी अम्मा होती हैं या फिर जो आपके घर में आप छोटे जब होंगे तो आपकी दादी, आप जब रात में जाते होंगे सोने के लिए तो दादी या फिर माँ जो है कुछ कहानियां सुनाती हैं कि एक समय था, एक समय में एक राजा हुआ करता था, उस राजा की 3 बेटियां थी, 2 पुत्र थे, वो 2 पुत्र जंगल में कहीं खो गए। तो इस प्रकार की कुछ आपके कहानियां, चाहे वो किंवदंती हो या किसी भी प्रकार की कहानी हो, आप लोग को दे देगा और वहां से आप लोगों से 3 से 4 प्रश्न पूछा जाएगा और आपको उसका उत्तर देना होगा। समझ में बात है? इसके बाद आपका साहित्य, साहित्य पे आधारित प्रश्न आप लोगों से रहेंगे। इस साहित्य में एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें आप लोगों का गद्य भी पूछ सकता है और आपका पद्य भी पूछ सकता है, यानी गद्य का भी कुछ भाग ले सकता है और पद्य का भी कुछ भाग ले सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए हनुमान चालीसा से भी पूछ लेता है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये 4 लाइन दे देगा, आप बोल देगा कि यहाँ पर आप इसके अर्थ बताइए या फिर इसका सही टॉपिक बताइए। इस प्रकार से आप लोग का पद्यांश के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे जो दूसरा टॉपिक यहाँ पर एनटीए ने दिया हुआ है वह दिया हुआ है मौखिक क्षमता का। मौखिक क्षमता का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग बोलते हैं, यानी हमारे बोलने की क्षमता क्या, जैसे इसमें अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो आप लोगों ने हिंदी में वर्णमाला के बारे में जाना होगा। वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला, वर्णमाला में किस प्रकार से कौन सा शब्द कहां, कौन सा अक्षर कहां पे बोलना चाहिए, किस अक्षर को किस प्रकार से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तालव्य व्यंजन क्या होते हैं या फिर तालव्य स्वर क्या होते हैं, या फिर जीवा के द्वारा या फिर कंठ के द्वारा कौन कौन सा वर्ण बोला जाता है, इन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, पैरा भागों को व्यवस्थित करना। भाव व्यवस्थित करने का मतलब क्या हुआ, यानी यहाँ पर आप लोग उसे कुछ वाक्य दे देंगे और उस वाक्य को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। अब उसको आपको व्यवस्थित और सार्थक अर्थ निकले इस प्रकार से आपको व्यवस्थित करना होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपका जो है 4 सेंटेंस दे देगा, P Q R S, और यहाँ पे एक सेंटेंस दे देगा, फिर यहाँ पे कुछ सेंटेंस देगा और फिर यहाँ पे भी नीचे सेंटेंस देगा। अब आपको ये वाला और ये वाला पोर्शन जो है ये दोनों अपनी जगह पर रहेंगे, बस ये PQRS वाला जो होगा आपका वह कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, लेकिन उसको आपको इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि उसका एक सार्थक अर्थ निकले। समझ में बात आई आप लोग को? इसी के बाद आपका है सही शब्द का चयन करना। सही शब्द जैसे अगर कहने का मतलब है इसका कि उच्चारण आपका सही होना चाहिए, है ना। जैसे उज्जवल, किस प्रकार से हम उज्जवल लिखते हैं, या फिर या फिर हम कोई भी शब्द लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये चीजें बहुत ध्यान होती है। जैसे हिंदी की बात है तो कुछ लोग हिंदी आपका इस प्रकार से भी लिखते हैं और कुछ लोग जो है आपका हिंदी ऐसे भी लिखते हैं। तो कौन सा हिंदी आपका सही है ये आपको बताना होगा। ऐसे ही आपको कुछ शब्द दे देंगे और उसको आपको बताना होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, इसके बाद आपका है पर्यायवाची और विलोम शब्द, यानी कि कोई भी आपका शब्द दे देगा और उसका पर्यायवाची बोल देगा। जैसे सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची क्या हुआ, या फिर विलोम शब्द बोल देगा कि हाँ इस शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। आगे देखिए शब्दावली, शब्दावली में आपका बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, जैसे आप अगर हम बात करते हैं कि आपका
किसी भी शब्द का अर्थ बताना का हो गया, या फिर आपका कोई एक वाक्यांश दे देगा, उस वाक्यांश को एक शब्द में बताना होगा। जैसे कह देगा कि जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है उसे हम क्या बोलते हैं, या फिर जो रात में जगता है उसे हम क्या बोलते हैं, है ना? या फिर जो बहुत ज्यादा लालच करता है उसे हम एक शब्द में क्या बोलेंगे। तो इस प्रकार से कुछ आपके जो है वह सिलेबस है, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, शुरू में ही मैंने बताया कि एनटीए ने बोला है कि हम जो ऑफिशियल सिलेबस दे रहे हैं वहीं से हम प्रश्न नहीं पूछेंगे, हम इसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं, इसके परे भी आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसको थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर कि क्या बोल रहा है। उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा चैनल यानी कि प्रिस्टीन क्लासेस पिछले साल बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग का रहा था 2024 में। 2025 में हम लोगों ने भी गुरु बैच का शुरुआत किया हुआ है। इस गुरु बैच में आप लोग को जो है वह 4 प्रकार के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। पहले 3 कोर्स आपको दिख रहा होगा, आईटीपी बीए बीएड, आईटीपी बीएससी बीएड, आईटीपी बीकॉम बीएड। ये तीनों की जो फीस है वह 3500 रुपए आपकी फीस है, लेकिन इसमें जो है वह 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है पहले 50 स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा इसमें आपका डोमेन और नॉन डोमेन दोनों ही सब्जेक्ट आपके इंक्लूड रहेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट नॉन डोमेन का केवल एग्जाम मतलब तैयारी करना चाहते हैं, जैसे नॉन डोमेन में आपका 2 लैंग्वेज हो गया, जनरल टेस्ट हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसकी जो फीस रखी गई है नॉन डोमेन कोर्स की, ठीक है, नॉन डोमेन कोर्स की जो फीस रखी गई है वह केवल आपकी 1200 रुपीज आपकी फीस रखी है, यानी कि 1200 में आप पूरी तैयारी उसकी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे जो ऐप है प्रिस्टीन क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप पर इस जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, या कॉल भी आप हमें कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हिंदी भाषा और साहित्य, ये हम लोगों ने गलती से लिख दिया था। यहाँ पे रहेगा आप लोग का हिंदी, गलती हो गया, कम्युनिकेशन फॉर हिंदी, ठीक है, कम्युनिकेशन फॉर हिंदी, यानी हिंदी संचार के लिए जो हिंदी है इसका पेपर जो विश्लेषण हुआ है वो कुछ इस प्रकार से हुआ है कि अपठित गद्यांश, जैसा कि एनटीए के सिलेबस में भी है कि अपठित गद्यांश रहेंगे। अपठित गद्यांश से 2024 में जो है आपका 4 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, और आपका 2023 में इससे 5 प्रश्न पूछे गए। यहां तक क्लियर है। अपठित गद्यांश जो कि ऑफिशियल सिलेबस में है तो आपका दिया गया था आपके पेपर में। उसी प्रकार से समास से अगर हम बात करते हैं तो एक भी प्रश्न 2024 में नहीं आया, एक प्रश्न आपका 2023 में पूछा गया था। शब्द भेद से अगर हम बात करते हैं कि शब्द भेद जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इससे जो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 5 प्रश्न 2024 में और 2 प्रश्न 2023 में आपके पूछे गए थे। इसके बाद है पत्रिका, पत्रिकाओं से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए थे, पत्र पत्रिका से संबंधित। इसमें 2 प्रश्न 2024 में और 2023 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। इसके बाद है वाक्य रचना, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया 2024 में, एक भी प्रश्न 2023 में नहीं पूछा गया। लिंग से अगर हम बात करते हैं आपका तो 24 में 3 प्रश्न और 23 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। कारक चिन्ह से अगर हम बात करते हैं आप लोग का तो 2 प्रश्न 24 में और 23 में जो है एक भी 2 प्रश्न 23 और 24 दोनों से पूछा गया। यानी कि कारक जो चिन्ह होते हैं जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये जो आपके कारक चिन्ह होते हैं इनसे प्रश्न आप लोग के पूछे गए थे। इनको हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे, ठीक है। जैसे आपको बता दें ये सब कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो हिंदी भाषा और साहित्य के कॉमन टॉपिक है। जो कॉमन टॉपिक होगा उसको हिंदी भाषा और साहित्य के जो आपके सर हैं वो पढ़ाएंगे, और जो टॉपिक हिंदी भाषा और साहित्य के नहीं है उन टॉपिक को जो है मैं आप लोग को कवर कराऊंगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें है आपका फिर से यही थोड़ा सा गलती हो गया है आप लोग का कि ये रहेगा हिंदी फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, हिंदी फॉर कम्युनिकेशन। देखिए, अगर हम बात करें संचार माध्यम का तो संचार माध्यम ये भी आपका जो है हिंदी फॉर कम्युनिकेशन का एक टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे गए थे। ये आप देखेंगे तो आपको बेसिकली ये टॉपिक कहीं देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे संचार माध्यम है तो एनसीईआरटी की जो क्लास 7th 8th की बुक है वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी ये सब चीजें, ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोग जो है बीए जो आप लोग का कोर्स होता है, नॉर्मल कोर्स, ऑनर्स कोर्स होता है, उसमें भी ये टॉपिक रहता है तो वहां से भी आप लोग का टॉपिक लेके आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, आपको एक बात बताती है कि इसका कोई लिमिट नहीं है कि कहां से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। अगर पिछले साल किसी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं तो उन टॉपिक को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, उसमें 100% नंबर लाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी।
पढ़ाने का हमारा रहेगा, पढ़ने का काम आपका रहेगा। हमारा काम केवल आपको रास्ता बताना है, किस रास्ते पे जाओ आपकी मंजिल मिल जाएगी। लेकिन बीच रास्ते में थक हार करके आप बैठ जाएंगे तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। फिर हमारा दोष मत दीजिए कि सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया। अगर आप पूरे 7 तक चलेंगे, अगर मैं आपको पूरा 7 तक चलाऊंगा और आप आखिरी में जाकर के थक हार कर बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता। आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना होगा, ध्यान रखिएगा। कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। एक गरीब व्यक्ति जो होता है वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उसे किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। तो आप पूरे मन लगाकर पढ़ाई करिए, विश्वास करिए अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस होगा आप देखेंगे अपने रिजल्ट में, वो साफ तौर पे झलकेगा। आगे देखिए यहाँ पर है पत्र व्यवहार। पत्र व्यवहार और संचार माध्यम दोनों सेम टॉपिक है। इसको थोड़ा सा अलग हम इसलिए किए हुए हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऐसे टॉपिक को नाम भी नहीं सुना होगा, इसलिए मैंने इसके बारे में अलग कर दिया है, ताकि जब छोटी छोटी चीजें आप जानेंगे तो आपको समझ में आए कि हाँ कि संचार क्या होता है, हिंदी में संचार का क्या महत्व होता है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला से भी प्रश्न, जैसे मैंने बताया था कि आपका जो ऑफिशियल सिलेबस वहां से प्रश्न आपका पूछेगा ही, ऑफिशियल सिलेबस में वर्णमाला का जिक्र है। तो संचार माध्यम और पत्र व्यवहार से अगर हम बात करते हैं टोटल 6 प्रश्न पूछे गए 24 में, और 23 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। तो आप ये देख रहे हैं कि जो एनटीए है वो 2023 में कुछ टॉपिक को पूछा है, 2024 में कुछ टॉपिक पूछा है। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ टॉपिक को ही पढ़ करके अपना काम खत्म कर लेंगे, नहीं। आपको कंप्लीट सिलेबस जो ऑफिशियल है जो नॉन ऑफिशियल है उन दोनों को पढ़ना होगा। ठीक है, वर्णमाला से आपका एक भी प्रश्न जो है 24 में नहीं पूछा गया था, 23 में एक प्रश्न पूछा गया है। हिंदी साहित्य से, हिंदी साहित्य में बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछा गया है आप लोगों का प्रश्न। इसमें जो है आपका कुछ कह सकते हैं कि समय अवधि या फिर काल के बारे में पूछा गया है, गद्य को कितने भागों में विभाजित किया गया, पद्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उससे संबंधित जो लेखक हैं, उनसे संबंधित जो साहित्यकार है उनके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यहां से आपके एक भी प्रश्न नहीं है 24 में, 23 में 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। कविता के अंश, यानी कि कोई कविता है किसी का भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उन कविताओं का एक अंश दे देगा, उस अंश को जो है आपसे बोल देगा कि हाँ इस कविता से एक प्रश्न बोलेगा, 2 प्रश्न बोलेगा, या फिर उस कविता का शीर्षक पूछ लेगा, उस कविता में से किसी शब्द को उठाकर आपको बोल देगा इसका विलोम शब्द बताइए या फिर पर्यायवाची शब्द बताइए। ठीक है, तो यहां से आपका एक भी प्रश्न 24 ने पूछा, लेकिन 23 में एक प्रश्न पूछा गया था। रचनाएं और रचनाकार, यहां से एक भी प्रश्न नहीं है, और 23 में आपके 3 प्रश्न पूछे गए थे। मुहावरा से जो है वो 0 प्रश्न आपका 24 में, और 23 में एक प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर हिंदी विच्छेद, सॉरी संधि विच्छेद, यहां से एक भी प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न आपका 23 में पूछा गया है। पर्यायवाची में अगर हम बात करते हैं तो एक भी प्रश्न नहीं है, 23 में एक प्रश्न पूछा गया था। तो टोटल जो आपके प्रश्न है, आपको पता है कि 2023 में 23 प्रश्न पूछे गए थे, 2024 में 23 प्रश्न पूछे गए थे, और 2023 में जो है आपके 20 प्रश्न पूछे गए थे, और 20 में से 20 आपको सॉल्व करना होता था। तो ये था आपका पूरा ऑफिशियल एनालिसिस सिलेबस का, यूं कह सकते हैं प्रीवियस से जो पेपर पूछे गए थे संचार के लिए हिंदी। ठीक है, इसका हम लोगों ने पूरा अच्छे तरीके से विश्लेषण किया है। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि जो ऑफिशियल सिलेबस है और नॉन ऑफिशियल सिलेबस है, इसको कंबाइन करके, और जो एक्सपेक्टेड टॉपिक है उनको भी कंबाइन करके जो आपका एक सिलेबस निकल के आ रहा है, और सिलेबस को आपको पढ़ना ही है। अगर ये टॉपिक आप पढ़ लेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो विश्वास करिए आप जो है वो 80 में से 80 नंबर जरूर लाएंगे। वो टॉपिक कौन कौन से, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आप लोग का, तो अपठित गद्यांश है। ठीक है, जो ऑफिस सिलेबस में भी है आपका हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास का मतलब क्या है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आप लोग का हिंदी भाषा का विकास, तो इसमें आप लोगों से जैसे पूछ लेगा कि हिंदी भाषा जो है उसे संविधान में कब अपनाया गया था, या फिर कौन सी बोली को कब अपनाया गया था, या हिंदी का जो आप कह सकते हैं कि प्रादुर्भाव वो कैसे हुआ है, या फिर इसका समय काल कब से चल रहा है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कौन सी भाषा कहाँ पे बोली जाती है। जैसे अगर बोल दिया जाए कि भोजपुरी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सब कुछ आपको जो है हिंदी भाषा के विकास के टॉपिक में ही पढ़ना है। इसके बाद है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में आप लोग को जो है
जो हमारे वर्ड होते हैं, जैसे 52 वर्ड होते हैं, वर्डों के बारे में आपको बात करना होगा। इसके बाद आप लोग का जो है एक प्रश्न मैं आप लोग यहीं पर पूछना चाहूंगा, आप लोग जरूर बताइएगा कि हिंदी व्याकरण में जो है या हिंदी भाषा में वर्ण की संख्या कितनी होती है, वर्ण की संख्या और वर्णमाला की संख्या कितनी होती है। ठीक है, वर्ण और वर्णमाला की संख्या जो है वह कितनी होती है, इनकी आपको संख्या बतानी है। ठीक है, क्या बताना है आपको, संख्या बताना है। उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे कि हिंदी भाषा में वर्ण कितने होते हैं और वर्णमाला कितने होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा शब्द भेद। शब्द भेद जैसा मैंने बताया आपको, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनके बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, विकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं, ये भी इसमें ही आप लोग का रहेगा। इसके बाद आपका है काल, अव्यय शब्द। अभी मैंने आपको बोला विकारी अविकारी, तो ये आपका जो अव्यय होता है उसमें आपके जो है क्रिया विशेषण या फिर आपका कंजंक्शन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आप लोग विस्मयादि बोधक अव्यय, ये सब आपके इसी में आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें आपका वाक्य रचना, वाक्य रचना जैसे वाक्यों की रचना करना या फिर वाक्य जो रहेंगे उसको सही क्रम में लगाना, ये सब चीजें रहेगा। अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जैसे मैंने आपको भी बताया कि जैसे अगर बात करते हैं कि अत्यधिक खाने वाले को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, या फिर जिसका पति मर गया हो, जिसके पति की मृत्यु हो गई हो, उसे हम क्या कहेंगे एक शब्द में। तो ऐसे प्रश्न आप लोगों से पूछेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे लोकोक्तियां, लोकोक्तियां मतलब जो जैसे एक हम एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं कि न आगे नाद न पीछे पगहा, खा नहा के भैला डोढ़ा, तो ये आपकी लोकोक्तियां होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि नौ मन गेहूं हुई न राधे गौने जइहन, ये भोजपुरी में बोला जाता है। अब हिंदी में इसको बोले न 9 मन गेहूं होगा न राधे गौने जाएंगे। ठीक है, या फिर नाचे ना आवे तो आंगन टेढ़ा, इस प्रकार की कुछ चीजें आप लोग को मुहावरे लोकोक्तियां में देखने को मिलेगा। समास के बारे में पूछेगा आप लोगों से। ठीक है, इसके बाद है अशुद्धियां, कुछ आपके वाक्य रहेंगे, कुछ शब्द रहेंगे, वाक्यों में अशुद्धियां बोल देगा। जैसे अगर बोल देगा राधा बनारस से आता है या फिर राधा बनारस से गई, ऐसे कुछ शब्द वाक्य बोलेंगे, उसमें अशुद्धियों को आपको देखना होगा। ठीक है, या फिर कुछ शब्द रहेंगे, उस शब्दों के बारे में आपको अशुद्धियां रहेंगी, उस शब्दों में अशुद्धियों को आपको दिखाना होगा। इसके बाद है विलोम और पर्यायवाची शब्द। विलोम कुछ शब्द, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि कुछ शब्द रहेंगे उनका आपको विलोम और पर्यायवाची पूछा जाएगा। इसके बाद है आप लोग का संधि। संधि से प्रश्न रहेगा। ठीक है, कि संधि कितने प्रकार का होता है, और उसके बाद आपका संधि के जो प्रकार होते हैं उसमें भी आपके बहुत सारे प्रकार होते हैं, किस प्रकार से संधि विच्छेद करते हैं, संधि कैसे करते हैं, ये सब चीजें आपको पढ़नी होगी। अलंकार, रस, छंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं व्याकरण के हिसाब से। अगर देखा जाए तो प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आगे आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होंगे उसमें आपका ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा आप लोगों के लिए। इसके बाद है आपका पत्रिका। ये तो बिल्कुल आपका कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक है, प्योर कह सकते हैं कि प्योर कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है वो यहीं से शुरू हो रहा है। ये पत्रिका हो गया, संचार माध्यम हो गया, कविता के अंश, रचना कौर और रचना, ये सब आपके टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करने हैं। और फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग कोर्स ज्वाइन करिए। कोर्स ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले आप डेमो वीडियो देख लीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपको जो है वो देखने को मिल रहे होंगे। तो अगर हमारा आपको पढ़ाने का तरीका, हमारे टीचर्स का तरीका आपको पसंद आ रहा तो जरूर विश्वास करिएगा एक बार, और विश्वास करके कोर्स ज्वाइन करिएगा। और उम्मीद रखिएगा कि हम लोग आप लोग से ज्यादा मेहनत करेंगे। आपकी सफलता ही जो है वह हमें ये निश्चित करेगी, सुनिश्चित करेगी कि हम अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं। आपकी जब सफलता आएगी तो ये सिद्ध हो जाएगा कि हम लोग जो है, हमारा जो परिश्रम है वह बिल्कुल सिद्ध हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा ना लगे या फिर किसी भी प्रकार का आपको लग रहा है कि हाँ फीडबैक दे सकते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।